चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इस समय हैं बायोलॉजी विद जनक चैनल में। तो मैं जनक आपका स्वागत करता हूँ राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के प्रश्न पत्र द्वितीय में। साइंस का प्रश्न पत्र है जिसमें हम लोग लगभग कल की डेट में इसमें सेट नंबर सेकंड किया था, उसमें लगभग 40 से लेकर हम लोग 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज की डेट में हम लोग सेट नंबर थर्ड करेंगे और उसमें क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सा समय भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन आप लोग बने रहें हमारे साथ में, हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी संभव क्वेश्चन कंप्लीट करें। इस पूरे पेपर को आज की डेट में हम लोग फिनिश करेंगे। हम लोग क्वेश्चन 41 से 70 तक करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके हैं। 41 पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक लड़की है जो कि जानवर की खोपड़ी मिली है, उसको वह नहीं जानती कि वो जानवर क्या था, लेकिन उसे यकीन था कि उसने खाने के लिए दूसरे जानवर को शिकार कर दिया। इस निष्कर्ष तक पहुंचने का क्या संकेत होगा? यानी कि एक जानवर जो मिला है लड़की को, वो एक शिकारी था जानवर। इसके लिए लड़की इन 4 ऑप्शनों में से किसको बेस्ट समझ सकती है? एक पहला ऑप्शन है, कहते हैं कि नेत्र कोटर खोपड़ी के किनारों पर थे। दूसरा था कि लड़की की जो खोपड़ी की लंबाई उसकी चौड़ाई से बहुत अधिक थी। 4 दांत नुकीले और लंबे थे। जबड़े ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं हिल सकते थे। ये चारों ही ऑप्शन है, लेकिन एक आप समझने का प्रयास करें। किसी भी जानवर को एक शिकार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसके अंदर दांत नुकीले हो, तभी वो शिकार बेस्ट तरीके से कर सकता है, अच्छे से कर सकता है। इसका आंसर क्या रहेगा? 3 नंबर, कि उसके दांत नुकीले तथा लंबे थे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कहते हैं उसमें है एक लोहे की छड़ को 2 समान भाग में तथा का तथा खा में काटा गया है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। खा भाग का को गर्म तथा खा को ठंडा किया जाता है। भाग का गर्म भाग का तथा ठंडा भाग खा के भाग के संबंध में निम्न में क्या सही है? इस पूरी प्रक्रिया में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इसके रासायनिक परिवर्तन को हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग भौतिक गुणों की बात कर रहे हैं। हम लोग गर्म कर रहे हैं एक भाग को, दूसरे भाग को ठंडा कर रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है का भाग का भार बढ़ जाता है खा भाग की तुलना में, तथा का भाग का भार बराबर रहता है खा भाग के भार के बराबर। का भार कम हो जाता है खा भाग का भार की तुलना में। 3 नंबर का ऑप्शन कहता है दोनों भागों के तापमान को जाने बिना कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखो भाई, किसी भी जो लोहे का टुकड़ा है या लोहे की छड़ है, उसको हम लोग गर्म करें या ठंडा करें, इससे उसके भार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अपने माइंड में सेट करो, ठीक है? गर्म करने से अगर किसी चीज़ का भार बढ़ जाता, तो आप ज़रा सोच के देखो, कई इमारतें ऐसी होती हैं जिसमें मतलब एक बड़ी मात्रा में स्टील का उपयोग होता है, लोहे का उपयोग होता है, तो वो तो कितनी भारी हो जाती है। या ठंडे होने से मान लो ऐसी कई इमारतें हैं जो पूरी तरह से लोहे पे बनी हुई हैं, और वो बहुत ठंडी अगर हो जाती तो उसका भार अगर कम हो जाता, तो भी बहुत समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इसका आंसर क्या बनता है हमारा? बी नंबर का का भाग का भाग का भार तथा खा भाग का भार दोनों कैसे रहते हैं? समान रहते हैं। एक चित्र नंबर क्वेश्चन नंबर हम 43 देखते हैं। उसमें गया जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, छोटे घन को एक खुरदरी सतह पर चौकोर दिशा में घुमाया जाता है, ठीक है? तो ऐसे जो छोटा है घन है उसको इस चौकोर की दिशा में घुमाते हैं। तो भैया एक सिंपल है कि इसमें जो पूछा है घर्षण बल की दिशा क्या होगी, जो एक ट्रैक्शन फोर्स है वो किस जगह पॉइंट करे। तो याद रखना, जिस दिशा में कोई ऑब्जेक्ट चलता है, कोई भी वस्तु चलती है, तो घर्षण हमेशा उसकी विपरीत दिशा में होता है। तो जाने का डायरेक्शन क्या है? 1 2 3 4। तो घर्षण का डायरेक्शन क्या होगा? 4 3 2 1। तो इसका ऑप्शन में आंसर क्या बनता है हमारा? फर्स्ट नंबर। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक आलू को कई हिस्सों में काटा गया है, जिससे सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक भाग में कम से कम एक कली या एक उसकी आंख जो होनी चाहिए, ठीक है? तथा आलू का प्रत्येक ऐसा टुकड़ा आमतौर पर एक नए आलू को पौधे को विकसित करता है। क्या एक नया आलू का पौधा होंगे अगर केवल उसकी आंख को बोया जाए? तो ऑप्शन उसके अंदर है हाँ, एक नया आलू का पौधा उग सकता है। दूसरा है हाँ, परंतु नए पौधे अंकुरित होने में लंबा समय लगेगा। तीसरा है नहीं, एक नया आलू पौधा अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि उसे अंकुरित होने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वह आलू के टुकड़े से मिल मिलता है। लास्ट है, कहते हैं नहीं, एक नया आलू का पौधा नहीं उगेगा, क्योंकि पत्तियां केवल आलू के टुकड़े से ही निकलती हैं। तो इसमें क्या है, आप ऐसा समझो जैसे एक आलू है, ये क्या है? एक आलू है।
तो उसमें आपने कई जगह पे देखा होगा छोटी-छोटी आँखें होती हैं, जैसे यहाँ पे आँखें, ठीक है? दूसरे कलर का बनाते हैं। तो ये आँख जो होती है ना, आगे जाके क्या बनाता है, एक पूरे के पूरे आलू के पौधे को डेवलप करती है। लेकिन ये क्या है, एक अंकुरण करके करेगा ना पूरा। अब इस अंकुरण को बनाए, इसको न्यूट्रिशन कौन देगा? जब पूरा का पूरा आलू क्या देगा, इसको न्यूट्रिशन देगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहते हैं कि यहाँ पे पौधा बनने की संभावना बहुत कम होती है, ना के बराबर। क्यों? क्योंकि जो पोषक तत्व मिल रहे होते हैं उस आई को या कली को, वो काय से मिल रहे होते हैं, आलू से, जबकि हमने उसके टुकड़े करके उसको आँख को अलग कर दिया है। चलिए, तो जब भी आलू को लगाया जाता है ना भाई, तो पूरे के पूरे आलू को लगाया जाता है, ठीक है? उसमें जितनी कलिकाएँ होती हैं, जितनी आँखें होती हैं, उनसे सबसे कहते हैं निकलते हैं आलू के पौधे। ओके, तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा? सी नंबर का, ठीक है? 12 वोल्ट का विभवांतर के दो 45 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा? देखो भाई, एक 12 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है? उसको कहते हैं दो बिंदुओं के बीच में, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाना है। एक बिंदु ये और एक बिंदु ये है। यहाँ से यहाँ तक ले जाने पर इस आवेश को 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना टाइम या कितना कार्य करना होगा? तो भैया देखो, आवेश क्या कर रहा है, विभवांतर को लेके जा रहा है, ठीक है? आवेश क्या कर रहा है? जो आवेश कर रहा है, क्या कर रहा है? विभवांतर को विभवांतर को ले जा रहा है। विभवांतर का मतलब होता है विभव में अंतर, यानी कि इस पे हमने जो विभव दी है और इस पॉइंट पे, इस टर्मिनल पे जो विभव पहुंची है, यानी कि इसको हम लोग V1 मान लें, इसको V2 मान लें, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा तो वो क्या होगा? V2 माइनस V1। क्लियर? तो इस स्थिति में इस आवेश, मतलब कितना कार्य करना होगा आवेश को? तो आवेश को उतना ही कार्य करना होगा जितना कि विभवांतर और आवेश का गुणनफल होगा। सिंपल सा कंसेप्ट, यानी कितना हो जाएगा? V इंटू सी इज इक्वल टू डब्ल्यू, ऐसे समझ लो। कितना होगा? 12 इंटू 2, तो ये कितना आंसर हो गया? 24। बेस्ट आंसर कितना हो गया? 24। ओके, अगला क्वेश्चन है, लोहे और लकड़ी जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से इनमें से क्या उत्पन्न होता है जो इनके पूर्ण दहन से उत्पन्न नहीं होता? देखो भैया, चाहे कोयला हो चाहे लकड़ी हो, दोनों का जब अपूर्ण दहन होता है तो उस कंडीशन में एक गैस निकलती है, उसका नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर? इसका आंसर क्या रहेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोहन ने दर्शाए चित्र के अनुसार परिपथ को व्यवस्थित किया है। देखा कि बल्ब प्रज्वलित हो गया। उसे बल्ब की सतह पर कुछ काला पदार्थ निकल मिलता है। देखो, बल्ब की सतह की बात हो रही है, बहुत ध्यान से बात करना है। बल्ब आपका है ये पूरा बल्ब है, ठीक है? लेकिन बल्ब की सतह को हम लोग कांच की सतह नहीं कांच की सतह की बात नहीं करेंगे, ना ही ये टर्मिनल की बात करेंगे, केवल इतने हिस्से की बात करेंगे। क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ अभी। नीचे दी गई कौन सी वस्तु में काले पदार्थ के समान विद्युत चालकता होती? विद्युत चालकता की बात हो रही है। देखो, यहाँ पे है स्टेपल पिन, ठीक है? स्टेपल पिन एक यहाँ पे लगाएंगे, एक यहाँ पे लगाएंगे, स्टेपल पिन हुआ है। लोहे की कील, ठीक है, कांच की चूड़ी एंड एल्यूमिनियम फॉयल। ये पूरा का पूरा व्यवस्थित किया है मोहन ने। तो विद्युत का चालन करने वाला कौन है, के ऊपर काला पदार्थ मिल सकता है, तो वो कौन सा है? आपकी कांच की चूड़ी। यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, काला पदार्थ बन सकता है, ऑक्साइड बना सकता है वो। चलिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा? कांच की चूड़ी। ठीक है, चलिए। चलिए देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई मिलता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे इसमें। क्योंकि कांच की चूड़ी पे मतलब काला पदार्थ जमने का वो किस टाइप से बनना है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई सॉर्ट आउट होगा इसका, जो भी बेस्ट मिलेगा उसको हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करते हैं। सौर कुकर में कौन सा भाग पौधा का प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है? तो भैया, सौर कुकर में सिंपल सा सिंपल अपने माइंड में सेट करके रखना। सौर कुकर में क्या होता है, एक गर्म, हम लोग लाइट को इकट्ठा करके नहीं, एक कांच का एक बॉक्स होता है, ठीक है, ऐसा एक बॉक्स होता है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो ये ऐसा बॉक्स है कहीं, और उसमें एक तरफ लगा होता है क्या, कांच,
यहाँ से लाइट आती है, इसके अंदर लाइट जाती है, ठीक है। तो ये इसमें जो कांच की प्लेट होती है ना, वही क्या होता है, मेन सी उत्तरदायी होती है। तो आंसर क्या बनता है 48 का सी। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई एक फैक्ट्री है, उसमें एक एक बाहित मल उपचार संयंत्र है, एक गांव को दिखाया गया है। इसमें तीन चीजें, एक फैक्ट्री है, बाहित मल उपचार संयंत्र है और एक है गांव है। तो इसमें गांव में पहुंचने वाला पानी प्रदूषित हो गया है, जहाँ से जो भी पानी आ रहा है, नदी के बहाव से पानी आ रहा है, जहाँ पर नदी इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, और गांव तक नदी जा रही है। तो नदी में जो गांव तक जो नदी जा रही है, उसमें जो पानी है वो कैसा है, प्रदूषित हो गया है। छानबीन करने पर पता चलता है कि फैक्ट्री के कारण पानी जो है वो प्रदूषित हो गया है। पानी के नमूने 5 भिन्न-भिन्न स्थानों से लिए 1 2 3 4 इसमें कुछ इंडिकेशन दिए हैं। देखो, एक पहला नंबर का क्या है आपका, एक नंबर का ये है, इसके अलावा ये है, ये पाँचों इंडिकेशन दिए। यहाँ से हमने क्या है, नमूने लिए हैं, ठीक है। नमूने लेने के बाद क्या पता पड़ता है कि आपको ये पता करना है कि यह स्थापित करने के लिए प्रदूषण फैक्ट्री से फैल रहा है, ना कि बाह्य मल संयंत्र से। किन-किन स्थानों के नमूने लेंगे? देखो, हमको ये कन्फर्म करना है कि जो भी पानी गंदा हुआ है फैक्ट्री से निकलने वाला दूषित पदार्थ है उससे हुआ है। तो इसके लिए हम लोग ये नमूना तो लेंगे ही, ये भी लेंगे, लेकिन ये भी तो कन्फर्म करना है, कहते हैं कि वो बाहित जो मल उपचार संयंत्र है उससे जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल साफ निकल रहा है। तो इसलिए हम लोग इसके नमूने भी लेंगे, इसके नमूने भी लेंगे। पानी यहाँ जो आ गया वो तो फाइनल आ ही गया ना, वो तो चाहे दूषित हो चाहे अच्छा हो, वो यहाँ पे आ ही गया है। मतलब ये पानी तो फिर जाएगा ही आगे बहते हुए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 4 जगह के नमूने लेंगे, 1 2 और 3 4, क्लियर? तो इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, सी नंबर का। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक एसी जनित्र को, ठीक है, डीसी जनित्र में परिवर्तित करने पर क्या होता है भैया? देखो, एसी को अगर डीसी में बदल है ना, तो विभक्त बल है, दिक् परिवर्तक का उपयोग किया जाता है। इसको हम लोग कहते हैं, जब मोटर पढ़ेंगे ना तो उसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। एक होता है, एक बल है, ठीक है। तो ये बल है को मैं ऐसे बना देता हूँ, तो हम लोग कट कर देते हैं। तो मतलब आधा बल ये हो गया और आधा बल ए हो गया। ये दोनों बल ऐसे हो जाते हैं, और पहले ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, ठीक है। तो ये होता है विभक्त बल है दिक् परिवर्तक, यानी कि इनकी कंटिन्यू दिशा भी बदलती रहती है और ये हाफ हाफ होते हैं। चलिए, चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ, बी नंबर, विभक्त बल है दिक् परिवर्तक का उपयोग। 51 नंबर का क्वेश्चन कहता है, जीवाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला ऑप्शन है, कहते हैं कुछ जीवाणु रोग का कारण होते हैं। सभी जीवाणु एक कोश की जीव होते हैं। जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते हैं। कुछ जीवाणु मिट्टी में जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं। देखो, जैविक पदार्थों को विघटित करते हैं, ये बात सही है। मनुष्य में रोग फैलाते हैं, ये भी सही बात है। सभी जीवाणु एक कोश की जीव होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसमें हमको पूछा है गलत कौन सा है, तो इसमें ये कथन गलत है। ये कथन पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है जीवाणु हमेशा मानवों के लिए हानिकारक होते हैं। हमेशा की बात कर दी, हमेशा। लेकिन ऐसा तो नहीं है हमेशा हानिकारक हो, क्योंकि आपने एक जीवाणु का नाम सुना होगा। वो जीवाणु कौन सा है? आपने सुना होगा लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस जो होता है ना, वो क्या करता है, दूध को कन्वर्ट करता है किसमें, दही में। तो यहाँ तो ये फायदेमंद हो गया जी, यहाँ कैसा है, लाभदायक है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर जो बनता है ना, ये कथन गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें से क्या जल प्रदूषण का स्रोत हो सकता है? वाहित मल, कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, केवल केवल पी, केवल क्यू, पी क्यू तथा पी क्यू आर एस। देखो भैया, रासायनिक से भी प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण, कीटनाशक से भी होता है और वाहित मल से भी होता है। जो भी कीटनाशक है वो किसी न किसी रसायन से बना हुआ है, ठीक है। वाहित मल कोई भी गंदगी है, जानवरों को लेके आए, हमने उसको नलाया धलाया, कहते हैं किसी भी जल के स्रोत हो गए, जैसे नदियों में, तालाब हुए, तो वो सब प्रदूषित हो रहे हैं। तो इसका बेस्ट आंसर बनता है डी नंबर का आंसर, क्लियर। अगला है, कहते हैं सोडा अम्ल। अग्निशामक में जब अग्नि बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है? देखो भाई, आप जरा समझने का प्रयास करें। समझने का प्रयास क्या करना है, सॉरी, थोड़ा सा एक मैसेज था, थोड़ा देख। चलिए, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि सोडा अम्ल अग्निशामक शामक में जब अग्नि बुझाने के लिए क्रिया करते हैं तो किस प्रकार की गैस उत्पन्न होती है? तो इसमें आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड।
ये आपने पढ़ा होगा, अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। वैसे भी सिंपल से एक कंसेप्ट माइंड में रखना कि आग जो जल रही है वो जल रही है किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन गैस से। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ऑक्सीजन को खत्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है, हटा देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो ऑक्सीजन की एब्सेंट में आग जल सकती है क्या? नहीं। तो इसलिए आंसर क्या बनता है? 3 नंबर आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, 3rd क्लास से, उसका नाम होता है क्या? पारा या मरकरी। ठीक है, एक ही आंसर। तो इसका आंसर क्या हुआ? पारा या मरकरी। चलिए चलिए। वायु में उपस्थित गैस SO2 NO2 यदि वर्षा के साथ नदी के जल में मिलती है तो नदी का जल का pH मान में कमी आती है, वृद्धि होती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं। भैया सुन लो, सिंपल सी बात। अभी मैं इसको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, मेरे को बताना पड़ेगा आपको। कई बार सोचता हूँ कि सेशन बड़ा ना हो, बड़ा ना हो, बड़ा ना हो, करें क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 और आगे 14। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, तो हमको केवल यहाँ तक लेके आना है। ठीक है। 7 नंबर जो वैल्यू रहती है, पीएच मान कैसा होता है? वो होता है न्यूट्रल वैल्यू। कैसा होता है? न्यूट्रल। 7 से कम जाने पे कैसा होता है? अम्लीय मान जो होता है ना, अम्लीय मान वो कैसा होता है? बढ़ता है। ठीक है, अम्लीय मान बढ़ेगा। तो अगर देखो, अम्लों के अंदर सल्फर गैस कंपलसरी होगी, जो माइंड में सेट करके रखना। क्या रखना? कि कोई भी अम्ल है उसके अंदर सल्फर गैस तो मिलेगी। तो यहाँ पे अगर पानी के साथ में, पानी है यहाँ पे H2 प्लस उसमें सल्फर डाइऑक्साइड NO2 मिल गया, तो इसमें क्या होगा? इसका मान होगा कैसा? अम्लीय। ठीक है। और अम्लीय जब होता है तो पीएच कैसी होती है? अम्लीय होने पर पीएच का मान कम होता है ना, तो कमी आती है पीएच में। क्या होता है? पीएच के मान में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, निम्नलिखित में कौन कार्बन का प्ररूप है लेकिन वो सुचालक है? तो भैया हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, पैराफिन, इनमें से ये क्या है? ये कार्बन के कोयला भी अपरूप है, हीरा भी है और ग्रेफाइट भी है। ये सारे के सारे कैसे हैं? पैराफिन से सारे के सारे कहते हैं कार्बन के अपरूप है। लेकिन केवल और केवल एक ही धातु ऐसी है सिंपल सा नेचर में जो कि सुचालकता का रूप दिखाती है। वो कौन सा है? आपका हीरा। सॉरी, वो है ग्रेफाइट। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर? ग्रेफाइट। अगला है एन ब्यूटेन का अणु सूत्र C4H8 C4H6 C4H10 C4H9O। भाई एक चीज सिंपल याद रखना, ब्यूटेन की बात हो रही है, ब्यूटेन में कार्बन का नंबर होता है वो 4 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10। तो इसका आंसर होता है C4H10। चलिए, जब हम लोग एल्केन के बारे में पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जल्दी आपको लेक्चर मिलते जाएंगे टाइम टू टाइम, लेकिन अभी इस सेशन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे कि आप एक मेथन देखें तो CH4 होता है, C2H6 होता है, C3H8 होता है और C4H10 होता है। तो ये 4 कार्बन वाला होता है वो क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ये मेथेन हुआ, एथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, ये ब्यूटेन हुआ। क्लियर? तो थोड़ा सा अपने माइंड में सेट करके रखें। क्लियर? सब चीज़ों को बस थोड़ा थोड़ा प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं है इसमें पेपर में। बस ये है कि जब भी टाइम मिले तो लेक्चर को एक बार जब भी मिले सुन लिया करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है ऑक्सीजन की कमी से खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा किस कारण होता है? सिंपल सी बात है भैया, जब भी कोई खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मेहनत या खेलते हैं तो उनमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना वो एनारोबिक या अनोक्सी श्वसन में चला जाता है। अनोक्सी श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का पूरा ध्यान नहीं हो पाता और सीधा क्या बनाता है, पायरुवेट से लैक्टिक एसिड में बना जाता है। तो उसमें खिंचाव और दर्द जैसी स्थिति बनती है। तो इसका आंसर क्या बनता है? पायरुवेट के लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। इसको हम लोग वहाँ पढ़ेंगे जब ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, तो हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज से पायरुवेट कैसे बनता है। ठीक है, और जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे, तो श्वसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सी श्वसन पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे अनोक्सी श्वसन। ठीक है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन। ठीक है, तो वो तीनों स्टेप अलग है। जो अनोक्सी श्वसन है ना, तो उसमें आप पढ़ोगे पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बनना है, तो किस टाइप से बनना है वहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखें। ठीक है, अभी थोड़ा सा देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक चिकित्सक ने अपनी किसी व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन देना। भैया देखो सिंपल सी बात है, इंसुलिन का इंजेक्शन सॉरी, इंसुलिन का इंजेक्शन अगर देना स्टार्ट कर दिया है तो उसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के ब्लड में शुगर की मात्रा हुई ज़्यादा।
ठीक है, और उसको हो गई डायबिटीज़। ठीक, तो ब्लड में सोडियम की मात्रा या रक्त का स्तर अधिक होगा तभी इंसुलिन, डॉक्टर इंसुलिन को तब देता है जब बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाए। ठीक है, नॉर्मल तो दवाइयों से कम चलता है। ठीक है, अगला 60 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग कहाँ से आरंभ होकर कहाँ तक जाते हैं? भैया सुनो, एक न्यूरॉन का मैं छोटा सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ आपको, थोड़ा सा समझ में आएगा। न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा, उसका एक कारण है। इसमें मेरे को 3 पार्ट दिखाने हैं। ठीक है, मैंने एक रफ डायग्राम बना दूँ, इसमें आप थोड़ा सा विचार ना करें कि मतलब तुमने कैसा क्या बना दिया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो मैसेज आता है वो यहाँ से आता है, यहाँ से कोई भी मैसेज आएगा। यहाँ से मैसेज आने के पास में जी क्या है आपका, ये होता है डेंड्राइट्स। क्या होता है? डेंड्राइट। ठीक है, तो उसके बाद होता है जी कोशिका काय, कोशिका काय। नेक्स्ट है आपका एक्सोन। ठीक है, एक्सोन। लास्ट आपका क्या, एक्सोन के छोर। ये जो स्थिति बनती है वो क्या है, एक्सोन के छोर है। ठीक है, तो मैसेज कैसे आता है, पहले डेंड्राइट, फिर कोशिका काय, फिर एक्सोन के छोर। तो इसका बेस्ट आंसर क्या बनता है, 3 नंबर का। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा रोग योग संचित नहीं होता है? तो भैया देखो, सिफिलिस होता है, एड्स होता है, गोnorrhea होता है। ये सारे के सारे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं, जिसको हम लोग एसटीडी बोलते हैं। एसटीडी मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जो कि यौन संबंधों के द्वारा फैलते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस एक ऐसा है, कहते हैं जिसका, जो कि यौन संचयित रोग नहीं है। तो इसका आंसर क्या बनता है, हेपेटाइटिस। ओके, 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आहार श्रृंखला में यदि हिरण को निकाल दिया जाए तो क्या होगा? देखो भैया, एक खाद्य श्रृंखला है, घास है, हिरण है और शेर है। घास को खाता है कौन, हिरण, और हिरण को खाता है कौन, शेर। ठीक है, अगर हमने इसमें से इस जीव को हटा दिया तो घास की संख्या ज्यादा हो जाएगी और शेर को खाना नहीं मिलेगा तो शेर खत्म हो जाएगा। तो क्या होगी, शेर समष्टि में घट जाएंगे, मतलब उस श्रृंखला में, खाद्य श्रृंखला में शेरों की संख्या तो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, घास की समष्टि बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या बनता है, डी नंबर का आंसर बनता है, मतलब शेर घट जाएंगे उस खाद्य श्रृंखला में और घास की संख्या बढ़ती जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किसी आहार श्रृंखला में गैर जैव निम्नीकरण कीड़ा कीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? सुपोषण, प्रदूषण, जैव आवर्धन, एकत्रीकरण। सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, है वो उसको कहते हैं जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है, कोई भी आहार श्रृंखला है उसमें जो भी नॉन बायोटिक, जो निम्नीकरण कीड़ानाशी होते हैं, उनका उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई संख्या और मात्रा दिखाता है। इसका आंसर क्या होता है, जैव आवर्धन का बढ़ना। जैव आवर्धन का बढ़ना मतलब जैव जो भी बायोटिक है उसका अमाउंट पढ़ना, सिंपल है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, लोहे पे लगने वाला जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर कहते हैं, क्या होता है आपका? अच्छा, कोई गैस करेगा कोई इसका? मेरे को इसका कमेंट में कोई आंसर दे सकता है क्या? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहा था, ऐसा इसमें कुछ है नहीं है, कहते हैं। देखो, मैं आपको बताने का प्रयास, ऐसा समझो आयरन है प्लस ऑक्सीजन, तो क्या FeO। ठीक है, जी मैंने केवल समझाने के हिसाब से बनाया, कोई ये नहीं बना सर जी तो FeO तो होता ही नहीं है, केवल समझाने के। आयरन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बना दिया, आयरन ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, आयरन की वैलेंसी अलग होती है, ऑक्सीजन की अलग होती है, तो उसको आप थोड़ा सा अभी स्किप करके केवल इतना समझें कि आयरन जब ऑक्सीजन से जुड़ा तो आयरन ऑक्साइड बनाया उसने। क्लियर? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रसायन चींटी के रंग का पाया जाता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, तीसरी क्लास में क्वेश्चन था, एनसीईआरटी के फॉर्मिकन लिस्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगला है, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग, यकृत, अग्नाशय, वृक्क, फेफड़े। सिंपल कंसेप्ट, वृक्क। केवल आपकी किडनी जो होती है ना, आपकी किडनी आपकी जो होती है, कहते हैं, ठीक है, और दूसरी किडनी यहाँ पर होती है,
तो यही जो होते हैं ना, जो क्या कहते हैं आपका मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। जी तो मुख्य उत्सर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के को चूने के पानी में बुझाया जाता है तो यह दूधिया हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन सी दूधिया हो जाता है, तो इसमें से क्या बनेगा कहते हैं, CaCO3 बनेगा, CO2 बनेगा, CaO बनेगा प्लस H2CO3। इसको करके देख लेते हैं थोड़ा सा, आपको भी हेल्प लगेगी और समझने में एक कंसेप्ट बनेगा आपको। देखो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से बुझाया जा रहा है, CO2 को किस में बुझा रहा है, चूने के पानी से। यानी कि चूने का पानी क्या होगा, CaOH का फुल ट्वाइस चूने का पानी तुझे कहता है। तो इसमें क्या बनता है कहते हैं, तो इसमें आपका CaO है, सॉरी CO2 सर, कार्बन डाइऑक्साइड को बोला, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, CaO, ठीक है, CaO इसमें ये रहेगा। कैसे देख लेते हैं, CO2J, ठीक है, और यहाँ पे CO, तो एक ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ गया तो जो क्या हो गया CaO। अब यहाँ पे CO है, ठीक है, यहाँ पे CO है और ये OH2 है। तो ये इस बचा हुआ जो पदार्थ है वो एक अन्य पदार्थ के साथ में इसमें निकलेगा, ठीक है। इसको एक थोड़ा सा दूसरा और तरीके से समझें, क्या है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालते हैं तो बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की प्रभावित रहती है तो वो दूधिया गैस होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग एक दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा समझेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन लग रहा है इसमें। जब किसी ड्रॉपर के नोजल को पानी में रखकर उसमें रबड़ के बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर में वायु के बुलबुलों के साथ में पानी ऊपर चढ़ता है। बल्ब को दाब हटाने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है, देखो भैया, कोई भी ड्रॉपर है, कोई भी ड्रॉपर को जब आप दबाते हो, दबाने के बाद क्या होती है, उस जो भी ड्रॉपर की जो नली होती है उसमें सारी गैसें निकल जाती हैं। वो वहाँ पे क्या हुई, जब गैस पूरी निकल गई तो वहाँ पे वैक्यूम बन जाता है। वैक्यूम बन गया तो उस पे क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब काम करता है। वायुमंडलीय दाब की वजह से क्या होता है, पानी को खींचते हुए ऊपर तक लेके आता है, पानी ऊपर ही तो खींच रहा है। तो वायुमंडलीय दाब की वजह से क्या होता है, पानी ऊपर खींचा हुआ चला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई कार 15 मिनट में 80 किलोमीटर चल रही है, चलो इसको थोड़ा देख लेते हैं। 15 मिनट में कितना चल रही है, 80 किलोमीटर। मतलब ये कहते हैं कि ये यहाँ पे 15 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यानी कि अगर 1 घंटा चलती तो ये 80 किलोमीटर चलती, लेकिन चली कितना है, 15 मिनट। तो वास्तव में 15 मिनट में कितनी चली होगी, 15 मिनट में चली होगी केवल और केवल 20 किलोमीटर, क्योंकि 1 घंटे का 1/4 होता है 15 मिनट, और ये 80 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में, ठीक है। ऐसे ही कहते हैं जब, ठीक है, सेकंड नंबर में क्या बोल रहे हैं, 15 मिनट में 60 किलोमीटर। अब नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, 15 मिनट में फिर से कितना चल रहा है, 60। जैसे वही 1/4 वाली स्थिति, तो यहाँ पर कितना चल जाएगी, 15 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर 20 किलोमीटर, दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो गया, 35 किलोमीटर। तो आंसर कितना हो गया, 35। क्लियर। क्वेश्चन को और डिटेल में समझेंगे हम लोग कहाँ, जब हम लोग चाल, गति, दूरी, ये सब चीज़ों को चैप्टर करेंगे हम लोग, ठीक है। बेसिकली ये आपके सिलेबस में ही है और 9th में भी है, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो ऐसा देखेंगे इसको जब हम लोग चैप्टर करेंगे, चैप्टर को आएंगे तब। फिलहाल इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सेक्टर नंबर, नीचे दिखाई गई दो खिलौने की कार एक्स तथा वाई 4 अलग-अलग क्रमों में मेज पर रखी हुई है। इस 4 क्रम में आप दो खिलौने की कार 1, 2 और अब इसमें प्रत्येक क्रम में अलग-अलग दिशा में प्रत्येक कार को ऊपर चुम्बक लगाया जाता है। अलग-अलग दिशा में उत्तरी दक्षिण दो, उत्तरी दक्षिण दो, जो आपको चुम्बक रखी हुई है अलग-अलग डायरेक्शन में। कभी हमने चुम्बक को उत्तरी दक्षिण में रखा है, कभी दक्षिण दक्षिण में रखा है। ऐसे ही हमने कार वाई के साथ में किया। दोनों कारों को शुरू में एक दूसरे के समान दूरी पर रखा गया है। कार वाई को फिर दिखाए गए तीर की दिशा में धकेल दिया जाता है। एक क्रम में दोनों कारों के बीच की दूरी समान रहेगी। कौन सा विकल्प होगा भाई, समझो। दो कारें हैं, क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। दो कारें, एक्स और वाई कार है, इनके ऊपर एक चुम्बक को रख दिया है, ठीक है। खिलौने वाली कार है, मतलब चुम्बक या तो आकर्षित होगी या प्रकृति आकर्षित होगी, तो उसकी वजह से गाड़ी आगे भगेगी या पास में आएगी गाड़ी, ये स्थिति दिखाई। 4 ऑप्शन है,
पहली कार जो एक्स है उसके ऊपर उत्तरी दक्षिण ध्रुव में, कार वाई के ऊपर उत्तरी दक्षिण ध्रुव। अच्छा देखो, इस दिशा में धकेल रहे हैं हम लोग, तीर की दिशा में। उत्तर दक्षिण ध्रुव के बीच में आकर्षण होगा, जो क्लियर है, लेकिन कार को दूसरी दिशा में धकेल रहे हैं ना, तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। ये तो यहीं खड़ा रहेगा, जो दूरी में आगे हो जाएगा, तो यहाँ पर दूरी कैसी हुई, असमान। ये आंसर गया। उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण, ठीक है। दक्षिण और उत्तर के बीच में आकर्षण होगा, और ये दोनों कारें आपस में जाके चिपक जाएंगी, ठीक है। तो दूरी समान कहाँ हुई, ये भी गलत है। अगला है, कहते हैं कि उत्तर दक्षिण और दक्षिण दक्षिण दक्षिण, ये दोनों तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, जो इधर जाएगी और जो इधर जाएगी, क्लियर। तो ये पॉसिबिलिटी की कंडीशन। उत्तर दक्षिण जो और दक्षिण उत्तर जो, देखो दक्षिण दक्षिण दूसरे को कहते हैं प्रतिकर्षित, ठीक है, और इसी दिशा में हम लोग कार बाइक को धकेल रहे हैं। तो अगर मैंने इतना धकेला तो जो वाली गाड़ी खिसक के इधर चली जाएगी, ठीक है। फिर मैं इसको आगे लेके आ तो गाड़ी फिर आगे खिसक गई। तो एन, इस स्थिति में केवल डी नंबर की स्थिति में क्या होगी, गाड़ी की जो वो दूरी होगी वो कैसी रहेगी, लगभग 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 दूरी समान होगी। तो इसका बेस्ट आंसर क्या बनता है, डी नंबर का। चलिए भैया, यहाँ पे होते हैं हमारे सारे क्वेश्चन खत्म। जो हम लोग जो कर रहे थे वो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के पेपर, विज्ञान का पेपर था क्लास 10th का, तो हमने पूरे क्वेश्चन लगभग 3 सेशन में कंप्लीट कर लिए। सेट 1 का कोई मेंशन नहीं है उसके जो वीडियो लेक्चर है उसके ऊपर, लेकिन सेट सेकंड से हम लोग मेंशन किया है। उसमें लगभग 20 to 14 क्वेश्चन है। आज 41 से 70 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर। थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा, अभी क्या है मतलब सब चीज़ें सेटअप स्टार्ट किया है, तैयार किया है सब चीज़ें, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कैमरे पे फेस करना और अपने कैमरे से बात करते रहना, तो इसमें थोड़ा सा फॉल्ट हो सकता है, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, थोड़ा सा उस पर हम लोग काम करेंगे। टेक्निकल कोई इशू आ सकता है, उस पर भी काम करेंगे। आप लोग बने रहें चैनल के साथ में, कहते हैं, और अपने जो भी मित्र हैं साथी हैं उनको अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझ में आता है तो उनको कहिए थोड़ा सा जुड़ें इस चैनल के साथ में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जो हम लोग बेसिक बातें करते हैं, अगर समझ में